हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। अभी कर रहे हैं हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आज का टॉपिक होने वाला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखना है। और साथ ही साथ एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है मेरा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कॉल्ड द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो, इक्वी का जो इसे मतलब हुआ, एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि अगर मान लिया हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे चले गए, तो पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई कितना हो गया, आर हो गया। अब बताइए, आर डिस्टेंस पे हम कहीं भी जाए तो पोटेंशियल का वैल्यू इतना ही ना होगा। एट आर डिस्टेंस द वैल्यू पोटेंशियल इज सेम। तो इक्वी पोटेंशियल होता है एक ऐसा सरफेस बनाते हैं किसी चार्ज कन्फिग्रेशन या फील्ड में जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, तो उसे इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के केस में चारों तरफ घूमेंगे तो कैसा बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। इसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। और इक्वी पोटेंशियल का जो शेप होता है ना, डिपेंड करता है सरफेस के चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये दिया है हमारा पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा रेडियली बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आर डिस्टेंस पे जाएंगे और हर बार एक स्फीयर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल है, कैसा है, स्फेरिकल है इक्वी पोटेंशियल। यहाँ पे जो सरफेस बना हो कैसा हो गया, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल हो गया। वहीं पे पैरेलल लाइंस जब दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइंस के केस में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है प्लेनर। यहाँ पे होता है प्लेनर इक्वी पोटेंशियल होता है। लेकिन याद रखिएगा ये तभी बनता है जब यहाँ पे फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म दिया है। फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म दिया है। वहीं पे देखोगे यहाँ पे डाइपोल दिया है, ये कैसा है, ये दिया है डाइपोल। और डाइपोल के केस में पढ़ा हमने कि राइट बाइसेक्टर पोजीशन होता है, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है, जीरो होता है। तो ये सारे पॉइंट जो जीरो वाला है इसको मिला देंगे तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे प्लेन टाइप का बन जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि इस जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सेम दिया है। तो देख सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है उसे इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, सरफेस पे चलेंगे तो उसे हम इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। और साथ ही साथ इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर हमेशा परपेंडिकुलरली निकलेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलते हैं, थोड़ा जानते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे देखा ना आपने कि प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस था अपना, तो इस प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कैसा जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे लेफ्ट टू राइट था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हमेशा। ये कोई मतलब कंपोनेंट उधर की तरफ नहीं रख सकता है। सेकेंड है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन है कि इस सरफेस का पोटेंशियल V1 हो जाए और यहाँ का V2 हो जाए, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे दो पोटेंशियल हो गए ना, V1 और V2। और गिवन पॉइंट पे दो पोटेंशियल पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे दो पोटेंशियल हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है उसका शेप डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। बोला कि फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। आपने देखा यहाँ पे ये जो बन रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। ये भी एक स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है। तो ऐसा स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सरफेस आपका बनते जाता है, स्फेरिकल सरफेस बन जाता है पॉइंट चार्ज के केस में। वहीं पे है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स आर नॉर्मल टू द फील्ड। ये पॉइंट भी हमने देखा कि यूनिफॉर्म फील्ड दिया है तो फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है, ऐसा प्लेनर होता है और परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है। नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो दिया हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ये पोटेंशियल का सरफेस दिया है, ये पोटेंशियल का सरफेस दिया है, लेकिन इसी में फील्ड अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा। पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे V1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद V2 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे कि जो
पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा बात यहाँ पे और होता है कि अगर ये स्पेसिंग जो दिया है ना, दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेसिंग अगर सेम दिया है, ये स्पेसिंग है चेंज नहीं करता है, तो फील्ड यूनिफॉर्म है। और फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया होता है तो स्पेसिंग क्या करता है, चेंज करता है। याद रखना है कि अगर ये इक्वी स्पेस्ड होता है, इक्वी स्पेस्ड होता है, इसके बीच में कोई अलग ज़्यादा नहीं, अगर दो के पहला दूसरा के बीच, पहले और दूसरे के बीच में 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे और तीसरे के बीच में भी 2 सेंटीमीटर ही हो, तो इसको बोलते हैं हम इक्वी स्पेस्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्वी स्पेस्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर ऐसा होता है तो इस केस में ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करता है। अगर इक्वी स्पेस्ड हो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। वहीं पे अगर इक्वी स्पेस नहीं हो तो फील्ड कैसा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे प्लेनर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का गैप सेम दिया होता है, ये जो गैप यहाँ दिया है ना पहला और दूसरे के बीच में, और सिमिलरली दूसरे और तीसरे के बीच का गैप दिया है, ये कैसा होता है, सेम दिया होता है, ये बराबर दिया होता है। मतलब यहाँ पे बात करें तो ए बी का जो लेंथ हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। वहीं पे इस जगह में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करता है। क्योंकि डायग्राम में देखिएगा तो स्टार्टिंग में इक्वी पोटेंशियल बहुत नज़दीक नज़दीक है, बाहर जैसे आ गए तो ये गैप क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, फील्ड कैसा हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो जा रहा है। अगला पॉइंट है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। जैसे मान लेते हैं किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ चले गए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब वी ए बराबर कितना हो जाएगा, वी वी ना। और फॉर्मूला होता है टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए होता है। सिंस ए एंड बी का पोटेंशियल सेम दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्यू इंटू 0 हो जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर आप मूव करते हो तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्पेसिंग बिटवीन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस यूज टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। इसमें क्या होता है, इस वाले सेकेंड वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है क्लोजर अगर दिया है, कैसा दिया है, क्लोजर है अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड को डिनोट करता है। अगर ये पास पास है फील्ड आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। और इसमें अगर फार्दर अपार्ट है, कैसा दिया है, फार्दर अपार्ट दिया है, एक दूसरे से दूर जा रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये डिनोट करता है वीकर फील्ड को डिनोट करता है। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो 20 और 10 के बीच का गैप हो गया, 30-20 में भी 10 का ही गैप है पोटेंशियल का, लेकिन सेपरेशन क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा है P वाले में, फिर Q वाले के बाद सेपरेशन की बात करेंगे थोड़ा अलग हो जाएगा, Q का बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे सबसे नज़दीक कौन सा है, R वाला दिया है तो R का फील्ड सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। उससे जो गैप दिया है वो कैसा है, Q वाले का। डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा Q लग रहा है, लेकिन चलिए जो Q का गैप है उससे थोड़ा सा कम दिया है, मतलब ये ऐसा लिखेंगे P हो गया सबसे ज़्यादा, उससे कम हो जाएगा Q और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। ये मान लेते पॉइंट R दिया है यहाँ पे, ये पॉइंट कैसा दिया है, Q दिया है और ये पॉइंट P दिया है। तो गैप सबसे ज़्यादा होने की वजह से फील्ड क्या होगा, सबसे कमज़ोर हो जाएगा। Q वाले का गैप उससे कम तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर, और R वाले का गैप सबसे कम है तो फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे क्लोजर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पे दूर दूर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वहाँ पे जो फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, वीकर स्ट्रेंथ होगा। अब यहाँ से सीखना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि ऐसा डी भी इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ई डी आर होता है। तो इक्वी पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है। ई जो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा उधर की तरफ ये होगा, पहली बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हैं ना, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को डिफरेंस कर देंगे तो शॉर्ट में इस फार्मूला को लिखते हैं ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, जो डी भी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। वहाँ पे लिखना है डी जो होता है कैसा हो गया,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, जो दो पॉइंट ले रहे हैं या फिर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। सो dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर होता है। वहीं से अगर डायरेक्टली हम हाई माइनस लो लिखना चाहते हैं तो ई डॉट डी हो जाएगा, जहाँ पे जो डी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में हो गया। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ए बी सी डी इज अ राइट ट्राइंगल सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, द पॉइंट ए एंड बी एट द सेम पोटेंशियल 15 वोल्ट। पहली बात देखो, ए का भी 15 वोल्ट दिया और बी का भी कैसा दिया, 15 वोल्ट हो गया। तो यहाँ ए बी के डायरेक्शन में कोई फील्ड पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए बी के डायरेक्शन में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वहीं पे जो पॉइंट सी है, इसका जो पोटेंशियल है कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, तो पॉइंट सी का 20 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है, पॉइंट सी का 20 दिया है तो इसका मतलब कि सी का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, हायर है, और बी का लोअर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ हो जाएगा। तो डी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाई माइनस लो इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होता है। तो 15 और 20 के बीच में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले ही से दिया हुआ है 4 है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम नहीं, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा 5 हो गया, ई हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। तो 5/4 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4, 10 की पावर -2 तो ऊपर जाके 100 ना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू सरफेस इज 125 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दो पॉइंट या दो सरफेस के बीच में निकालना होगा। तो पोटेंशियल जिधर आपको डिफरेंस दिखेगा डिक्रीज होता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा, उसके परपेंडिकुलर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो दो पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल आपको पता है, या दो सरफेस है जहाँ का जिसका पोटेंशियल आपको पता है, तो उसका डिफरेंस निकालेंगे और साथ ही साथ उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, और फार्मूला लिख देंगे कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ से डेल्टा भी का मतलब होगा दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया, और डी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोला फिगर shows a set of equipotential surface, the magnitude and direction of electric field is। देखो पहली बात कि ये सरफेस दिया 40 वोल्ट, ये दिया 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट दिया, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करता है तो दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इसका डायरेक्शन किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ना, ये छोटे से ट्रायंगल को ना लेकर बाहर में हम लोग चले जाते हैं। ये डिस्टेंस होगा कैसा हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और ये एंगल कितना दिया है 135 है, तो इधर अंदर वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अंदर वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा कैसा हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये इधर चला गया और ये यहाँ से लाया, इसे मिला दिया, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और यहाँ पे जो इसके बीच का डिस्टेंस हमको ये निकालना है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू, ये वाला डिस्टेंस, और दिया हुआ डिस्टेंस ये 1 मीटर है, और यहाँ पे ये एंगल कितना था 135 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखो 90 है सामने है और ये एंगल कितना है 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम sin 45 का वैल्यू लगा देंगे, तो वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जिसका वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा sin 45 क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है ना, sin 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, दो सरफेस के बीच में कोई भी दो ले लो ना, सबका सेम दिया है 40 - 30, 30 - 20, 20 - 10 दिया है, तो मान लो चले लिया 40 - 30 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। और रूल के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मालूम नहीं, और डायरेक्शन के डिस्टेंस कितना है 1/√2। तो जब मैग्नीट्यूड की बात आ गई तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो हो गया 10√2 हो गया मेरा वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड।
लेकिन जो डायरेक्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यही ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है 45, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। तो इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सिंपल सा जो दो सरफेस है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, साथ ही साथ उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। और एक बेसिक सा बात होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इसका डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, बस इस पॉइंट को वहाँ पे यूज़ करना है। और डेल्टा भी इक्वल्स टू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कैलकुलेट करके आ जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब एक पॉइंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो पढ़ा था ना उसमें किसी तरह का एक्सटर्नल का हम लोगों ने कोई जिक्र नहीं किया था, जो भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं किसी चार्ज को, इसका कितना पोटेंशियल होता है इसके बारे में बताइए। तो पहले इस बात को समझिए ज़रा। मान लिया चार्ज एक Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और डिस्टेंस कितना है R है। तो पहले स्टार्टिंग में केस था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ Q1 चार्ज था और Q2 को लाते थे। लेकिन हम ऐसा कह रहा है कि जहाँ पे Q1 रखा ना अपने, वहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल V1 है, और जो Q2 पे रखा अपने, वहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल कितना है, V2 दिया हुआ है। तो बोलता है कि इसका टोटल एनर्जी होगा, एक तो जो पहले आप लिखते थे कितना था, दो चार्ज है Q1 Q2, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R, ये तो लिख देंगे। साथ ही साथ इसमें सेल्फ एनर्जी भी लिखना पड़ेगा, और ये एनर्जी कितना होगा, Q1 है यहाँ का पोटेंशियल V1 है, और साथ में जो Q2 है और यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया है, V2 दिया है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस पॉइंट पे ला के हमने चार्ज को रखा है उस जगह पे ऑलरेडी पहले से कुछ पोटेंशियल है, और क्योंकि पहले से कुछ पोटेंशियल है तो एक तो हो गया इसका पोटेंशियल, ये हो गया इंटरेक्शन की वजह से। ये जो एनर्जी होता है पहला लिखा हुआ है, इसको नाम देते हैं हम लोग इंटरेक्शन। मतलब जो कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो हुआ Q1 Q2, जो जहाँ का पोटेंशियल V1 V2 है, इसकी वजह से जो एनर्जी हुआ इसे बोला करते हैं हम लोग सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जिस पॉइंट का आपको कैलकुलेट करना है ये मिल जाएगा। तो ये चार्ज के खुद की वजह से है, और एक होगा दोनों दूसरे वाले चार्ज से इंटरेक्शन की वजह से। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी होता है ऐसा, जब एक्सटर्नल फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं और जिस पॉइंट पर रखा हमने वहाँ से पहले से पोटेंशियल है कुछ, तो उस जगह पे चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, Q1 V1, और दूसरे को ला दिया तो Q2 V2, और साथ में इंटरेक्शन की वजह से हो गया K Q1 Q2 बाई R हो गया। तो ये होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपका व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग अहेड, ये बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है कि देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E का वैल्यू दिया 10⁵ वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, इसका मतलब जो पोटेंशियल दिया है वो किधर है, पोटेंशियल हायर होगा +x की तरफ और डिक्रीज हो रहा होगा -x की तरफ। सच दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट ऑरिजिन इज 0। ऑरिजिन का मतलब होता है x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। अ चार्ज ऑफ -200 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। जो ऑरिजिन पे चार्ज है कितना दिया, 200 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। एंड +200 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 30। ये पॉइंट दिया है, 3 दिया और 0 दिया, और यहाँ पे जो चार्ज है कितना दिया, 200 माइक्रोकूलम दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, आपका दिया है x से -x की तरफ जा रहा है, नेगेटिव x में पॉइंट कर रहा है। तो पहली बात की जो ऑरिजिन है इसका पोटेंशियल कितना दे दिया, 0 दे दिया। जो दूसरा पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लीजिए V2 दिया है। तो रूल के हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं कि V2 - V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, E × D ना हो जाता है। तो V2 तो मेरे को मालूम नहीं और V1 का वैल्यू 0 ना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हो जाता है। और V2 जो हो गया वो गया दूसरे वाले जो चार्ज रखा है उसके पोजीशन का पोटेंशियल हो गया, V1 हो गया पहले वाले चार्ज के पोजीशन का पोटेंशियल हो गया। तो ये हो गया V2 - 0, V1 का वैल्यू तो 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्ट्रेंथ कितना दिया है, तो वैल्यू दिया 4 × 10⁵ दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, इंटू 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। अब चलते हैं एनर्जी लिखने के लिए। तो एनर्जी U का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज Q1 रखे तो इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है। चार्ज Q2 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 एक्सटर्नल फील्ड में, और ये कितना हो जाता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, R हो जाता है।
Q1 का वैल्यू कितना दिया है, -200 माइक्रोकूलम है तो 10 की पावर -6, लेकिन V1 तो 0 दिया है। वहीं पे जो Q2 दिया है, दूसरा वाला चार्ज दिया है 200 माइक्रोकूलम दिया है, इंटू 10 टू द पावर -6, और इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, 12 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ ये इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लिखेंगे, ये कितना हो जा रहा है, ये दिया है K Q1 Q2, तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया है, तो -200, ये पोटेंशियल आपका माइक्रो है तो -6 हो जाएगा, और दूसरा दिया 200 प्लस में दिया, माइक्रो है तो अगेन -6 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। पहली बात कि 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये देखो 10 की पावर -6 है, तो एक 0 यहाँ से हटा दो, 5 यहाँ से हटा दो, खत्म हो जाएगा। तो 12 दूना 24 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस साइन है बाहर ला दोगे तो माइनस में हो गया, 3 हो जाएगा। अब देखो क्या है, 6 हो रहा है यहाँ पे, 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, तो 9 10 11 और एक 12, 3 0 से ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, काउंट कर लो, 10 की पावर 9 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये 3 यहाँ से लेंगे, 2 1 3 तो हो जाएगा, 9 3 कितना हो गया, 12, और माइनस है 12 दिया है तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू, तो कितना बच गया, यहाँ से बच गया 2 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया 20, तो यहाँ से बच गया 2, तो 2 दूना 4, हाँ, तो ये हो जाएगा, लिखेगा कितना हो जाएगा, 22 जा 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, -120 हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 120 जूल इसका वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे इस सिस्टम का हो रहा है, इसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है, सेल्फ की वजह से भी हो रहा है और साथ ही साथ इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, और दोनों निकाल के हमने जोड़ दिया। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब भी चार्ज आपका किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल वाले पॉइंट पे जाता है, तो एक जहाँ पहुँचा तो उसके पोजीशन की वजह से हो गया एनर्जी, और दूसरा अगर कोई चार्ज नियर बाई में दिया है तो उससे इंटरेक्शन कर रहा है, इसकी वजह से एनर्जी हो जाता है, और दोनों का ही सम करते हैं तब जाके हमें नेट एनर्जी का वैल्यू है वो मिल जाता है। तो ये पॉइंट थे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में आगे का फर्दर सिलेबस प्रोसीड करेगा, इसमें इतना ही। जितने क्वेश्चन का हमने बनाया इसको दोबारा फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कोई डिफिकल्टी होगा देन डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।